हाय स्टूडेंट्स, नीट का पेपर कंक्लूड हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स इस बात को लेके सरप्राइज हैं कि हमने सोचा तो था कि नीट का पेपर इस बार टफ आएगा, लेकिन इतना ज्यादा टफ हो जाएगा इसके बारे में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं। उन 3 पॉइंट पे ही मैं चर्चा करूंगा और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने ये नीट का पेपर दे दिया है या अगले साल ड्रॉप करने वाले हैं, आने वाले सालों के लिए नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो के तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही बड़ी बेंचमार्किंग गाइडलाइन साबित होने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आपको नीट की प्रिपरेशन में बहुत सारे फैक्टर्स भी मिल जाएंगे और इस पेपर का डीप रूटेड एनालिसिस भी मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हम एनटीए के बारे में करते हैं। सर्टेनली ये एक्सपेक्टेड था कि एनटीए पेपर को थोड़ा टफ करेगा, लेकिन पेपर आने के बाद से बहुत ही डीप लेवल के ऊपर एनालाइज किया, पेपर बहुत टफ नहीं था। 3 घंटे में अगर इसको करने की जरूरत पड़े तो ये काफी ज्यादा टफ था, क्योंकि एनटीए ने पेपर को इंटेंशनली इतना लंबा कर दिया था कि शायद ही किसी स्टूडेंट के लिए 3 घंटे में ये पेपर पूरा कर पाना या 720 मार्क्स ला पाना पॉसिबल हो पाए। अभी भी इस पेपर के एनालिसिस की मैं बात करूं तो हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारा एनालिसिस ये कहता है कि जो स्टूडेंट ऑल इंडिया टॉप 20 में जगह बनाएंगे उनका स्कोर समवेयर अराउंड 670 668 से लेके 690 के बीच में कहीं पे लैंड करने वाला है। और शायद ही कोई स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी अनलाइकली कि कोई स्टूडेंट इस पेपर में 690 से ऊपर 3 घंटे में मैनेज कर पाए। पेपर के क्वेश्चंस की बात करें तो इतने ज्यादा टफ नहीं थे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हुआ ये कि जब स्टूडेंट्स ने करना शुरू किया तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया स्टूडेंट पे प्रेशर बनता गया। काफी टाइम बीतने के बाद भी जब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, पेपर लेंदी था, तो स्टूडेंट्स को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी और स्पीड बढ़ाने से एग्जाम में पैनिक सिचुएशन अराइज होती है, जिस वजह से स्टूडेंट की गलतियां होना शुरू हो गई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सेंसिटिव थे, टफ नहीं थे। अगर केयरफुली किए जाएं तो इसके ज्यादातर क्वेश्चन एनटीए ने अपनी बेंचमार्किंग का ध्यान रखा है, मोर देन 65% क्वेश्चन पीवाईक्यू डेराइव्ड थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एनटीए एक प्ले कर गया कि वो पीवाईक्यूज कई जेईई मेन के पीवाईक्यूज से भी लिए गए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायो में। सर्टेनली नीट के पीवाईक्यू से डेराइव थे ही क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग के ऊपर आधारित थे, लेकिन था पेपर एनसीईआरटी के ऊपर बैलेंस। तो बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना कि आने वाले सालों में भी अब पेपर ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि एनटीए अपनी पिछले साल की गलती को अब आने वाले सालों में कभी भी नहीं दोहराएगा। तो क्या इसके लिए हमको प्रिपरेशन, कोचिंग बहुत ज्यादा टफ लेवल पे करनी है? सो इसका आंसर हाँ भी कहा जा सकता है, ना भी कहा जा सकता है, लेकिन सटीक आंसर ये होगा कि स्टूडेंट्स, आपको कोचिंग से ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है कि इस तरह के क्वेश्चंस पेपर को ज्यादा से ज्यादा कैसे मैनेज किया जाए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूं, अगर पिच पे डटे रहोगे, आखिरी मोमेंट तक खेलते रहोगे तो रन तो बनते ही रहेंगे। इस पेपर में भी यही करना था, शुरू से डट के लगातार पेपर को खींचते जाना था, एक कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड के ऊपर आखिरी मोमेंट तक फाइट करना था और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से इसको अटेम्प्ट करना था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पिछले सालों के पेपर की एक्सपेक्टेशन से इस पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू किया, वो कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्ब होते चले गए। तो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको डेराइव्ड पीवाईक्यू पे जरूर काम करना है। मैं हमें दूसरी ओर अगर मैं कहूं कि स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग आने वाले सालों में किस तरह से करें, तो सीधी सी बात है, आपको जेईई मेन नीट, जेईई मेन के फिजिक्स केमिस्ट्री नीट के सारे पीवाईक्यू के डेरिवेशन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। शायद आपको यही कहूंगा कि अगर आप आने वाले सालों के लिए नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस पेपर से एक जो पहले पॉइंट का लेसन मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि पेपर को शुरू से आखिर तक कांस्टेंट स्पीड में अटेम्प्ट करना है। स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए, ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के साथ ये भी प्रॉब्लम हुई कि पेपर में जब लग रहा था नहीं बन रहे हैं तो एकदम से डिप्रेशन आया कि यार हम तो 680 का टारगेट लेके आए थे, यहाँ तो लग नहीं रहा 600 भी हो पाएंगे। तो उस डाउनफॉल की वजह से, मेंटल डाउनफॉल की वजह से एग्जामिनेशन में चीजें होना कम हो गई, ब्लैकआउट होना शुरू हो गया या कहीं ना कहीं वो पैनिक नुकसान कर गया। सो मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी लो या हाई एक्सपेक्टेशन के साथ पेपर में ना जाएं, एग्जामिनेशन हॉल को एक गेम की तरह से लें, आखिरी मोमेंट तक पिच पे डट के खेलते रहना है। सो एनटीए की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा कि एनटीए ने जो किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट लेवल पे अगर आप बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका मेंटल और साइकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पेपर टफ नहीं था, 3 घंटे के अकॉर्डिंग लेंदी था, कॉन्सेप्चुअली सेंसिटिव था, तो आपको अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो दिस आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट के बारे में मैं यहां कहना चाहूंगा, हम हमेशा से ये कहते हैं नीट का एग्जाम स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो जो हमने अभी बात करी कि ये पेपर स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में कई चीजों की सेंसिटिविटी पे भी डिपेंडेंट था। फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो कई क्वेश्चन बहुत ही सेंसिटिव थे, जो कि लगता है नीट के सिलेबस के बाहर के थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं, एसएचएम का क्वेश्चन जिसमें सैंड लीक कर रही है, मास में वेरिएशन हो रहा है, स्टूडेंट देखते ही छोड़ दिया कि यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाए, जबकि वो क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर बेस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित था, लेकिन कॉम्पिटेंसी लेवल इंफ्यूज करने की वजह से स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए।
दूसरे लेवल पे अगर हम बात करें तो एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन फिजिक्स में था, एक कैमरा था जिसमें 4 लेंस लगे हुए हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही बहुत सारे स्टूडेंट ने छोड़ दिया, यार कैमरे में 4 लेंस वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी माइंडसेट काफी डिप्रेस हो चुका था कि यार अजीब अजीब क्वेश्चन है, जबकि इन क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली कुछ नहीं था। इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। सो जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजें इंफ्यूज की जाती हैं किसी पेपर के अंदर तो आपका दिमाग अलग तरह से साउंड करता है। आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड करना बहुत जरूरी है। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा सभी नीट एस्पिरेंट्स को कि अपनी रीडिंग एबिलिटी को एनहांस कीजिए, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आप जितने लंबे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। इस बार के नीट के पेपर में एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली थी कि ज्यादातर क्वेश्चंस फिजिक्स में ऐसे थे जो 6 से 8 लाइन लंबे थे। जनरली नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, तो अब आने वाले सालों के लिए आप रेडी रहिए। क्वेश्चन 6-6, 8-8 बल्कि 12-12 लाइन के क्वेश्चंस होंगे, जो जनरली जेई का ट्रेंड है। जेई में से करीब 11 क्वेश्चन फिजिक्स में एज इट इज स्लाइड डेटा वेरिएशन के साथ पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप अपने आप को मेंटली बैलेंस रखिए। लंबे लंबे क्वेश्चन पढ़ने में सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, जो नीट के स्टूडेंट्स में कमी होती है कि जब 6ठी-7वीं लाइन तक रीड करने लगते हैं तो शुरू की चीजें मिस हो जाती हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस छोटे क्वेश्चन करने की होती है। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट जेई बेस्ड क्वेश्चन प्लस रीडिंग हैबिट्स बनाइए, और ऐसी रीडिंग हैबिट्स बनाइए कि जब आप किसी भी पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई हो कि आपको दोबारा रीड करने की जरूरत ना पड़े, फर्स्ट रीडिंग में आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बने। सो आपको रीडिंग और इंटरप्रिटेशन हैबिट्स को बिल्ड करना है, जिससे आपका मेंटल एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगा इस तरह के नीट के पेपर को करने में। एक क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप पूरा का पूरा समझेंगे और वन गो में सॉल्व करेंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बार फेस किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करके जाना। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस, कि हमारे एनालिसिस में कितना सटीकपन है या कितना एक्यूरेसी है, विच इज गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हम अपने कोचिंग के अंदर तो स्टूडेंट को हेल्प कर ही रहे हैं, बट ये चीजें पूरे इंडिया लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स को बेनिफिट देनी चाहिए। तो बहुत जरूरी है अपनी डेली एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स कॉन्टिन्यूस टेक्स्ट रीडिंग और इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस करें। वो हैबिट ही आपको इन पेपर्स में क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ने से बचाएगी, जो बहुत बच्चों ने बार बार रीडिंग की वजह से टाइम किल किया है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, वेरिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स के अंदर कई तरह का वेरिएशन इस बार देखने को मिला, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ही बना के पूछे गए हैं। कई क्वेश्चंस अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो लिए तो एनसीईआरटी से गए हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशन एनसीईआरटी के बाहर के हैं। दैट इज व्हाट एवरीवेयर वी से। एप्लीकेशन तो कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का होना चाहिए। तो आपको अपने आप को लिमिट करना है सिलेबस कवरेज पे, लेकिन एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग आपको अपने चारों तरफ जो दिखाई दे उसके ऊपर लगाइए। अगर आप, आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स की नीट 2025 का पेपर टफ नहीं था, इट वाज कॉन्सेप्चुअली सेंसिटिव एंड अ लॉन्ग एंड लेंथी पेपर। जिन स्टूडेंट्स को स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जामिनेशन ऑल, प्लेइंग विद द एग्जामिनेशन ऑल टिल द लास्ट मोमेंट, जिसको मैं हमेशा कहता हूं, अगर कहीं दौड़ना शुरू किया तो फिनिश लाइन को टच जरूर करना है। आखिरी मोमेंट तक दौड़ते रहो पूरी एनर्जी और पूरी ताकत के साथ। भूल जाओ कि कोई आपसे आगे निकले या पीछे गया, आपको अपने आप से रेस लगानी है, जीत आपकी होगी ही होगी। दैट इज द एप्टीट्यूड नीडेड टू हैंडल सच टाइप ऑफ नीट क्वेश्चन पेपर। जनरल लाइफ के एप्लीकेशंस को, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी का कोई भी सेक्शन हो, आप ढूंढते रहिए और एनहांसमेंट करते रहिए। ये तीनों फैक्टर्स ऐसे थे जो आने वाले सालों में भी नीट में एज इट इज एप्लीकेबल रहेंगे और रोल प्ले करेंगे। सो नीट, विश यू ऑल द बेस्ट।